नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अहम यात्रा पर रवाना। प्रस्थान से पहले वक्तव्य में पीएम ने घाना को बताया ग्लोबल साउथ का मूल्यवान साझेदार। रणनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में जुड़ेगा नया अध्याय। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने का जताया भरोसा। कहा, जो वादे करते हैं उसे करते हैं पूरा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पटना में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की हुई महत्वपूर्ण बैठक। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही। मंडी में 5 की मौत, 15 लोग लापता। सराज क्षेत्र में सड़क, बिजली और मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरह से कटी। अन्य एजेंसियों के साथ भारतीय वायुसेना भी राहत अभियान में जुटी। हर हर महादेव के जयकारों के साथ जम्मू से रवाना हुआ श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था। कल से यात्रा का औपचारिक शुभारंभ होगा। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम। और भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने जीता टॉस। गेंदबाजी का फैसला, जसप्रीत बुमराह को दिया गया आराम। नीतीश रेड्डी, आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर को मिली प्लेइंग 11 में जगह। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा की, जो कि आज से शुरू हुई है। पीएम मोदी आज सुबह 5 बजे 5 देशों की यात्रा के लिए पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा बेहद अहम साबित होगी। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 वर्षों में यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। 2 से 9 जुलाई के बीच 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर घाना पहुंचेंगे। यात्रा पर रवाना होने से पूर्व जारी बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना को वैश्विक दक्षिण में एक मूल्यवान भागीदार और अफ्रीकी संघ व पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि वे घाना के साथ आदान प्रदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने के साथ ही निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य सुरक्षा, क्षमता निर्माण और विकास साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग की नई खिड़कियां खोलना है। उन्होंने कहा कि उनके लिए घाना की संसद को संबोधित करना सम्मान की बात होगी। एक चीज़ भारत घाना के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम दोनों की जो इकोनॉमीज़ हैं वो बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे की। यहाँ आपने देखा होगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइनिंग रिसोर्सेज हैं, घाना उनसे बड़ा समृद्ध है। ये सोने का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, लिथियम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बनने जा रहा है इस रीजन में। तो और दूसरी तरफ भारत की जो कैपेसिटीज़ है, हमारी एग्रीकल्चर है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी आईटी है, हमारा स्पेस सेक्टर है, इन सब की घाना को बहुत ही ज़रूरत है। और साथ ही साथ क्या है कि हमारा इनके साथ बहुत ही गहरा रिश्ता भी है। तो इस कंट्री में जब आप जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप यहाँ पे एक विदेशी नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में बताया कि 3 से 4 जुलाई के बीच वे त्रिनिदाद और टोबैगो में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा देश है जिसके साथ हम गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच जुड़ाव साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस की मुख्य अतिथि रही राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू और हाल ही में दूसरा कार्यकाल संभालने वाली प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात करेंगे। पीएम ने कहा कि यह यात्रा हमें एकजुट करने वाले पूर्वजों और रिश्तेदारी के विशेष बंधनों को फिर से जीवित करने का अवसर प्रदान करेगी। त्रिनिदाद और टोबैगो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे। यह 57 वर्षों में अर्जेंटीना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार और G20 में एक करीबी सहयोगी है। पीएम ने कहा कि वे राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ चर्चा करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पीएम ने बताया कि दोनों देश कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्रों सहित अपने पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम ने कहा कि संस्थापक सदस्य के रूप में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर हम एक अधिक शांतिपूर्ण, न्याय संगत, लोकतांत्रिक और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी विश्व के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि वे द्विपक्षीय यात्रा के लिए ब्राजीलिया जाएंगे, जो लगभग 6 दशकों में से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ब्राजील के साथ दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करने और उनके मित्र राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ मिलकर वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री की यात्रा का अंतिम पड़ाव नामीबिया होगा। पीएम मोदी ने दोनों देशों के उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के साझे इतिहास का उल्लेख किया और नामीबिया को एक विश्वसनीय भागीदार बताया। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर नेटुम्बो नंदी नदैत्वा से मिलने के साथ ही लोगों, क्षेत्रों और व्यापक वैश्विक दक्षिण के लाभ के लिए सहयोग के लिए एक नया रोड मैप को तैयार करने पर उत्सुकता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नामीबियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि 5 देशों की उनकी यात्रा वैश्विक दक्षिण में मित्रता को और मजबूत करने के साथ ही अटलांटिक के दोनों किनारों पर साझेदारी को मजबूत करेगी और ब्रिक्स, अफ्रीकी संघ, इकोवास और कैरिकॉम जैसे बहुपक्षीय मंचों पर जुड़ाव को और गहरा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर बिहार से, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में आज बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश भर से आए नेतागण, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार आएगी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की विश्वसनीय पार्टी है और बीजेपी ने जो भी वादे किए हैं उसे पूरा किया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने जो भी वादे चुनाव के दौरान किए, अक्षरशः हर वादे को पूरा किया है। मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि हमारे चुनावी घोषणा पत्र को उठाकर देख लें कि हमने जो कहा है वो किया है अथवा नहीं है। लेकिन यह तीसरा कार्यकाल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है, उसमें अभी 4 साल शेष हैं। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में यदि किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें काम करने का अवसर मिला है, तो हिंदुस्तान की नहीं, मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक पार्टी है, सबसे क्रेडिबल राजनीतिक पार्टी है। वहीं राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी ने सिद्ध कर दिया है कि भारत बदल सकता है और आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही बिहार का गौरव लौटा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में सिद्ध किया है कि भारत बदल सकता है और भारत आगे बढ़ सकता है, बशर्ते नेतृत्व सुदृढ़ हो, नीयत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखा जाए। अब हमें यही विश्वास बिहार के हर निवासी के दिल तक पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। अगर बिहार का खोया हुआ गौरव कोई शक्ति लौटा सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही लौटा सकती है और कोई दूसरा नहीं लौटा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं और बाल कल्याण के क्षेत्रों में किए गए कार्यों की प्रशंसा की है। असल में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक समाचार पत्र में छपे अपने एक लेख को साझा किया था, जिसमें उन्होंने अपने मंत्रालय से संबंधित कामों का जिक्र किया था। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक समाचार पत्र में लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपने मंत्रालय से संबंधित कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने इस लेख में लिखा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने तकनीक को सशक्तिकरण का माध्यम बनाते हुए शासन की पहुंच अंतिम छोर तक सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत एट 2047 विजन से प्रेरित ये प्रयास पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों की डिलीवरी को तेज, पारदर्शी और उत्तरदायी बना रहा है।
इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी योजना के तहत 2 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल उपकरणों और नवीन शिक्षण सामग्री से सुसज्जित किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर से 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को जोड़ा गया है, जिससे 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 वर्ष तक के बच्चे और किशोरियां रजिस्टर्ड हैं। अन्नपूर्णा देवी ने लिखा कि महिलाओं के लिए शी बॉक्स पोर्टल यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है, जबकि मिशन शक्ति डैशबोर्ड और ऐप संकट में महिलाओं को नजदीकी वन स्टॉप सेंटर से जोड़ता है। ये पहल तकनीक के जरिए न केवल दक्षता बल्कि न्याय, गरिमा और अधिकार सुनिश्चित कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली संतान पर 5,000 और दूसरी संतान बेटी होने पर 6,000 की सहायता दी जा रही है। अब तक योजना के तहत लगभग 4 करोड़ महिलाओं को सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि केयरिंग्स पोर्टल से गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाया गया है। मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड और एनसीपीसीआर के प्लेटफॉर्म बच्चों के अधिकारों की निगरानी कर रहे हैं। इन सभी ऐतिहासिक पहलों का असर भी दिखने लगा है। जहां 2014-15 में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 था, वो 2023-24 में बढ़कर 930 पहुंच गया है, जबकि मातृ मृत्यु दर भी 130 से घटकर 97 प्रति 130 से घटकर 97 प्रति 1 लाख जन्म हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के नए अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कार्यभार संभालते ही विपक्षी कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुणाल पाटिल ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कुणाल का कांग्रेस छोड़ना उत्तर महाराष्ट्र और धुले में पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को आज आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने यह घोषणा की। विधायक हेमंत पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष पद से चुने जाने का सर्टिफिकेट सौंपा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हेमंत सहज और गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से धर्मेंद्र प्रधान ने हेमंत खंडेलवाल को शुभकामनाएं दी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब जयपुर दिल्ली के बीच यात्रा और भी आसान और सुगम हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को साझा किया है। नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दिल्ली और जयपुर के बीच करीब 67 किलोमीटर लंबे 4 लेन वाले ग्रीनफील्ड बांदीकुई संपर्क मार्ग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। यह परियोजना 2016 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई है। ये संपर्क मार्ग दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे को जयपुर से सीधे जोड़ेगा। इससे पहले दिल्ली और जयपुर के बीच कोई सीधा मार्ग नहीं होने के कारण यात्रियों को लंबा समय और ईंधन खपाने वाला रास्ता अपनाना पड़ता था। इसके शुरू होने से दिल्ली और जयपुर के बीच यात्रा का समय 3 घंटे 45 मिनट से घटकर सिर्फ 3 घंटे रह जाएगा। इससे न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि NH48 और NH21 पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। ये परियोजना
क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों और व्यापारिक आवागमन को भी गति देगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज पेंशन मुकदमेबाजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। पेंशन मुकदमेबाजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला में कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और पैनल परामर्शदाता ने हिस्सा लिया और मुकदमेबाजी प्रबंधन में सुधार और अधिक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा की स्वीकृति है और पेंशन भोगियों के लिए सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करती है। इसलिए पेंशन मुकदमेबाजी को समय पर और प्रभावी तरीके से निपटाया जाना चाहिए। The purpose would be served if all of us have a common intention, a sincere and honest intention that look here, we are doing all this ultimately with one single objective, that we have to ensure that every inch of the energy of our elder citizens is put in the positive channel for the making of New India rather than it's squandered either way, whether through litigation, whether through RTI, whatever. और बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में अल्पसंख्यक चौपाल कार्यक्रम की समीक्षा रिपोर्ट अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपी गई। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी फैसल मुमताज ने ये रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में मोदी सरकार 3.0 की पहली सालगिरह के अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा सरकार की उपलब्धियों को साझा करने के लिए देश भर में अल्पसंख्यक चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी समीक्षा रिपोर्ट आज सौंपी गई। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SM अकरम, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं सूफी संवाद अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर असलम फिरोज खान सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। फैसल मुमताज ने बताया कि अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से आयोजित अल्पसंख्यक चौपाल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों के दौरान किए गए जनहितैषी कार्यों और उपलब्धियों के बारे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बताना और जागरूक करना है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू बेस कैंप से रवाना हो गया। औपचारिक रूप से कल 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और 9 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। तीर्थयात्रियों ने इस को तमाम सुविधाओं से लैस किया गया है। तीर्थयात्रियों ने मिल रही सुविधाओं पर खुशी भी जताई है। अब जब पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है तो देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आ रही हैं जो कि यहाँ पर यात्रा के लिए पहुंची हैं। पंथा चौक में आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी कतार माताओं बहनों की जो कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ आई हैं और यहाँ से अब आगे के दिनों में इनकी यात्रा शुरू होगी। यात्रा सुरक्षित हो, यात्रा सहूलियत भरी हो, इसके सारे इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं, स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए हैं। लोगों के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद सबको एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला RFID दिया जाएगा जो कि एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है। जो यहाँ पर माताएं बहनें हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। हम लोग संभल से आए हो, संभल उत्तर प्रदेश से। तो कब की यात्रा है आपकी? अभी यहाँ पर RFID ले रहे हैं, यात्रा कब की है? यात्रा हमारी कल की है 3 तारीख। हम आज आए हुए हैं, लाइन लगी हुई है। किस तरीके से जो रास्ते में आने की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिस तरीके से लोगों के आवागमन की व्यवस्था है, वो कितनी सहूलियत भरी है? रास्ते में आने में जो हमें सुरक्षा मिली है वो काफी ज्यादा अच्छी थी और मतलब हर जगह पे BSF काफी फोर्स थी और मतलब वो चीज हमें काफी अच्छी लगी कि जहाँ पे हम रुके थे तो वहाँ पे भी काफी सिक्योरिटी फोर्स थी। ये लोग तो काफी अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। फिर भी तो लोगों से ये अपील की जाती है कि लोग धैर्य बनाए रखें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बल, सेना और JK पुलिस लगी हुई है। 58,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी इस पूरे के पूरे यात्रा को सकुशल संपन्न करने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। तो यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित हो, यात्रा पूरी तरीके से सुगम हो, यात्रियों को किसी तरीके की असुविधा न हो। किस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं भी, बालिकाएं भी इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कहां से आई हैं, कितनी उत्साहित हैं, कब की यात्रा है? हम दिल्ली से आए, अभी तो हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। हो जाएगा तो हमारी कल की यात्रा हो जाएगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ क्या क्या जरूरी है?
फोटो के साथ सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आधार कार्ड। मेरे दिन आधार कार्ड और मेडिकल होता है। मेडिकल। तो कैसा महसूस हो रहा है जब बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे चल के आप लोग इतनी बड़ी संख्या में? कितने लोगों का समूह है आपका? 4 लोग हैं हम लोग। हम 65 है 65। मेरे हस्बैंड 18 साल से आ रहे हैं कंटिन्यू। हम फर्स्ट टाइम आए। आप बच्चे बताओ कितना अद्भुत ये यात्रा लग रहा है, कितनी सुरक्षा है? देख सकते हो आप कितनी टाइट है। हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। प्रतिदिन जत्थे जो रवाना हो रहे हैं उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, युवा हैं और साथ ही साथ अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिससे इस यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और निर्विघ्न संपन्न की जा सके। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, पंथा चौक, श्रीनगर। और रेल को गति तो देश की प्रगति। जम्मू कश्मीर श्रीनगर यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को सरकार के 11 साल की उपलब्धियों में अब शुमार किया जा रहा है। उत्तर पूर्व का राज्य मिजोरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ही ये नतीजा है कि बहुत जल्द मिजोरम की राजधानी आइजॉल रेल नेटवर्क से देश के अन्य भागों से सीधे जुड़ जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की मिजोरम से ये विशेष रिपोर्ट। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी आइजोल को देश के मुख्य रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाली बाइरबी सायरंग नई रेल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जो पूर्वोत्तर में संपर्क, व्यापार और विकास के नए द्वार खोलने जा रही है। तकरीबन 51.38 किलोमीटर लंबे इस रेल प्रोजेक्ट से मिजोरम की राजधानी आइजोल तक भारतीय रेल तकरीबन 110 किलोमीटर की रफ्तार से पटरियां पर फर्राटा भरेगी। जहां आज सिलचर से आइजोल आने में सड़क के माध्यम से 8 से 10 घंटे का वक्त लगता है, वहीं अब इस रेल नेटवर्क के जरिए महज 3 घंटे में आप सिलचर से आइजोल तक का सफर पूरा करेंगे। बाइरबी सायरंग रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर 2014 में रखी थी, जो बहुत जल्द कमर्शियल ऑपरेशन के लिए शुरू होने जा रहा है। आज की डेट में आप सिलचर से जब चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम जो है आप 8-9 घंटे से पहले आप जहाँ से पहुँच सकते हैं। और मानसून में तो जहाँ पे रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब रहती है। बाय ट्रेन यहाँ से बैरबी और बैरबी से सिलचर मैक्सिमम आपको 3 घंटे में आप लोग पहुँच जाएंगे। ये इतना टाइम आपको रिड्यूज हो जाएगा। जहाँ तक इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट का सवाल है, सबसे बड़ा तो इसमें चेंज आएगा कि इसका जो है इंटीग्रेशन विद द नेशनल, हमारा मिजोरम जो है एक स्टेट कैपिटल रेलवे नेटवर्क से पूरे इंडिया से जुड़ जाएगा। तकरीबन 5022 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में 4 रेलवे स्टेशन हैं, जो आने वाले समय में मिजोरम के लिए लाइफलाइन का काम करेगा। छोटे बड़े ब्रिज की बात करें तो इस रेल नेटवर्क पर 154 ब्रिज हैं, जो 48 छोटे बड़े टनल। ब्रिज नंबर 144 जो मूलखांग और सायरंग रेलवे स्टेशन के बीच स्थित है, ये इस प्रोजेक्ट का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 104 मीटर है, यानी कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा। पूर्वोत्तर में मिजोरम चौथा ऐसा राज्य होगा जिसकी राजधानी रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से न सिर्फ उत्तर पूर्व भारत के मिजोरम के अंदर कनेक्टिविटी को लेकर के एक ऐसा यहाँ पर विकास को देखने को मिलेगा, जिसका परिणाम होगा कि यहाँ के जो मिजोरम की न सिर्फ तस्वीर बदलेगी बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बढ़ेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस सफलता को मिजोरम को भारत के दिलों से जोड़ने वाला परियोजना बताया है, जिसे आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही शुरू कर दिया जाएगा। लोग यहाँ फर्स्ट टाइम ट्रेन देखे हैं, लोग काफ़ी उत्साहित हैं और ये भारत सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्टेट कनेक्टिविटी, उसका एक पार्ट है। इससे यहाँ की जनता काफ़ी उत्साहित है और इस यहाँ की जनता के लिए एक वरदान साबित होगा। सामरिक दृष्टि से भी देखें तो मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ राज्य है। ऐसे में इस सीमावर्ती राज्य में रेल नेटवर्क के कारण रसद और जरूरी सामानों की आपूर्ति भी समय पर मुमकिन हो पाएगी। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मिजोरम। पेजेशकियान ने संसद द्वारा पारित उस कानून को प्रभाव में ला दिया है जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था यानी IAEA से सहयोग निलंबित कर दिया गया है। ईरानी मीडिया ने ये जानकारी दी है। ये कानून भविष्य में ईरान के परमाणु स्थलों के निरीक्षण को लेकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को
की मंजूरी को अनिवार्य बनाता है। ईरान ने IAEA पर पश्चिमी देशों का पक्ष लेने और इजरायली हवाई हमलों को उचित ठहराने का आरोप लगाया है। ये हमले उस दिन के एक दिन बाद शुरू हुए जब IAEA बोर्ड ने ईरान को परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT के उल्लंघन का दोषी ठहराया था। IAEA ने कहा कि वो रिपोर्ट से अवगत है और ईरान से आधिकारिक सूचना का इंतजार कर रहा है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने CBS न्यूज़ को बताया है कि अमेरिका द्वारा ईरान के फोर्डो परमाणु स्थल पर किए गए हमले से सुविधा को गंभीर और भारी क्षति पहुंची है। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।